नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने नीति शास्त्र के पहले भाग में जो चर्चा की थी उसमें मूलतः पूरी चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि नीति शास्त्र है क्या और कैसे एक विज्ञान के तौर पर यह कुछ सॉफ्टवेयर्स तैयार करता है, जिन सॉफ्टवेयर्स को अगर हम मानवों की जैविक संरचना में फिट कर दें तो मानव बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं। आज की पूरी चर्चा को मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। एक भाग में आज फिर से मैं नीति शास्त्र की एक नई व्याख्या करूंगा। 4-5 मिनट समय हम इस पर लगाएंगे। फिर आगे मैं उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए अगले 10-15 मिनट में इस बात पर चर्चा करूंगा कि लोग नैतिक आचरण करते क्यों नहीं हैं, आखिर लोग नैतिक बनना क्यों नहीं चाहते। जरूर यूपीएससी में जो ये पेपर सिविल सेवा में रखा गया है, इसका मकसद लोगों से नैतिक आचरण करवाना होगा। तो अगर हम ये पता लगा लें कि लोग नैतिक क्यों नहीं बनना चाहते या नैतिक आचरण क्यों नहीं करना चाहते, तो शायद हम समस्या की पहचान सही तरीके से कर लेंगे। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपका नीति शास्त्र का पूरा पर्चा, पूरा पाठ्यक्रम, जितनी समस्याएं आपने पहचानी होंगी कि लोग इन कारणों से नैतिकता का आचरण नहीं करते, उन्हीं बातों का बेसिकली निदान करने के लिए गढ़ा गया है। पहले भाग की इस चर्चा को 20-22 मिनट में समाप्त करने के बाद फिर हम लोग दूसरे खंड में जाएंगे और दूसरे खंड में मैं कुछ नैतिक प्रश्न जो आपने उठाए हैं, जिनमें शिवम नायर का सवाल है, शिवम यादव का सवाल है, अवनीश पांडे का सवाल है, विकास श्रीवास्तव का सवाल है। कल एक विद्यार्थी ने सवाल पूछा है, 1-2 स्टेटमेंट्स पूछे हैं, उन पर चर्चा करूंगा। और आखिरी में कल की चर्चा में एक आध प्रश्न बने हैं। जैसे कल किसी ने सारी चर्चा के बाद सवाल उठाया था कि आप जो बात बता रहे हैं उसमें मार्क्सवाद की सही व्याख्या नहीं, उदारवाद की आलोचना सही नहीं है। उस पर मैं आपको स्पष्टीकरण दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं कि एक विषय के तौर पर नीति शास्त्र क्या है। इसकी एक व्याख्या मैं कल आपके सामने कर चुका हूं। इसकी दूसरी व्याख्या पर आते हैं। देखिए, दुनिया में जितने किस्म की सारी पढ़ाई है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक पढ़ाई वो है जो हमको जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया की बेहतर समझ कराने के लिए दी जाती है, करवाई जाती है। जैसे हम एक भौतिक दुनिया में रह रहे हैं, जिस भौतिक दुनिया में बहुत सारे नियम और सिद्धांत काम कर रहे हैं, जैसे बल का नियम, गति का नियम, प्लवन का नियम, ये तमाम नियम हैं जो हमारी दुनिया में लागू होते हैं। तो एक विषय ऐसा चाहिए जो इस भौतिक दुनिया की हमारी समझ को बेहतर कर सके और उसमें लगने वाले सारे नियमों से हमारा परिचय करवा सके। यही विषय जो ऐसा काम करता है उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। हम एक सामाजिक दुनिया में भी रहते हैं जहां स्त्री हैं, पुरुष हैं, जातियां हैं, धर्म हैं, संप्रदाय हैं। उस सामाजिक दुनिया की हमारी समझ को बेहतर करने के लिए भी हमको एक विषय चाहिए। इस विषय को समाजशास्त्र कहते हैं। हम एक राजनीतिक दुनिया में रहते हैं जिसमें राज्य है, कानून है, संविधान है, चुनाव है,
इस पूरी राजनीतिक दुनिया की समझ बेहतर करने के लिए भी हमको एक विषय चाहिए। इसको राजनीति विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, भौतिक विज्ञान, ये सब एक किस्म के विषय हैं जिन दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया की हमारी समझ बेहतर बनती है। अपनी दुनिया को अगर हम कई भागों में बांट दें, राजनीतिक दुनिया, सामाजिक दुनिया, जैविक दुनिया, भौतिक दुनिया, रासायनिक दुनिया, तो इन सारी दुनियाओं का अलग अलग बेहतर ज्ञान कराने के लिए हमारे पास विषयों की एक पूरी फौज है जो इन्हीं विषयों का हमें बेहतर ज्ञान करवाती है। ध्यान रखिएगा, इस सारी पढ़ाई से आप जिस दुनिया में रह रहे हैं उसकी बेहतर समझ बनती है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी दुनिया कैसे काम कर रही है। फिजिक्स आपको बताता है कि अगर आप कोई वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण नीचे गिरती है। कोई वस्तु अगर पानी में अपने भार से ज्यादा पानी हटाएगी तो तैरती है। ये सारे विषय क्या हो रहा है इस पर चर्चा करते हैं। एक दूसरा विषय है जिसका काम जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया का वर्णन करना नहीं है, उस दुनिया की बेहतर समझ बनाना नहीं है, बल्कि इस विषय का काम हमारी दुनिया को ही बेहतर बनाना है। एक विषय जो चाहता है कि जिस दुनिया में आप रह रहे हैं उस दुनिया की समझ बेहतर बने, और दूसरा विषय जो चाहता है कि जिस दुनिया में आप रह रहे हैं वो दुनिया बेहतर बन जाए। जैसे समाज शास्त्र में आप ये पढ़ते हैं कि समाज कैसा है, समाज में विभिन्न जातियों के बीच किस तरह के संबंध हैं, समाज में किस किस्म का श्रेणी क्रम है, स्त्री पुरुष के बीच किस तरह के संबंध है, विवाह के प्रकार कितने हैं, है पढ़ते हैं आप क्या क्या है, समाज कैसा है। लेकिन एक विषय हमारी सिर्फ समाज की समझ को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि हमको सिखाना चाहता है कि समाज कैसा होना चाहिए, कैसा समाज बनाएं कि आदर्श समाज हो जाए। एक विषय जो बताता है कि राजनीति कैसी है, चुनाव कैसे होते हैं, कानून कैसे बनते हैं, किस किस्म के कानून हमारे देश में इस समय लागू हो रहे हैं। दूसरा विषय वो है जो बताता है कानून कैसे होने चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य की संस्थाएं कैसी होनी चाहिए। जहां पहले वाला विषय जो दुनिया की समझ बेहतर बना रहा है, दूसरा वाला विषय हमारी सामाजिक दुनिया, हमारी राजनीतिक दुनिया, इन सब को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि इंसान बेहतर बने, समाज बेहतर बने, राज्य बेहतर बने, और जब ये सब बेहतर बन जाएंगे तो हमारी दुनिया भी बेहतर बन जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आपको इस बात का स्पष्ट अंदाजा हुआ होगा कि दुनिया में दो तरह की पढ़ाई है। एक पढ़ाई जो दुनिया की समझ बेहतर करने के लिए बनाई गई है, और दूसरी पढ़ाई दुनिया बेहतर करने के लिए बनाई गई। इसी दुनिया बेहतर करने वाली पढ़ाई को हम नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, ये सारे विषय है कि विज्ञान है, और नीति शास्त्र चाहिए का विज्ञान है। कुछ विज्ञान हमको बता रहे हैं कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, और कुछ दूसरा विज्ञान है जो हमको सिखा रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। अब अगर आप ये बात समझ पाए तो आप समझ पाएंगे कि राज्य के बारे में हम राजनीति विज्ञान में भी पढ़ सकते हैं, और राज्य के बारे में हम नीति शास्त्र में भी पढ़ सकते हैं। राज्य के बारे में जब हम राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे तो हम राज्य के स्वरूप, प्रकृति और उसके बारे में सारे तथ्य जानने की कोशिश करते हैं, सारे नियम सिद्धांत जानते हैं। लेकिन राज्य के बारे में अगर हम नीति शास्त्र में कोई अध्ययन करेंगे तो हम राज्य का आदर्श ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी आदर्श मूलक या मानकीय विज्ञान को हम नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो स्पष्ट विभाजन हो गया, एक विज्ञान है का विज्ञान है, दूसरा विज्ञान चाहिए का विज्ञान है। तो एक तरीके से इसको एक उदाहरण से अगर समझें, मान लीजिए दो फैक्ट्रियों का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं। एक फैक्ट्री हो, वो फैक्ट्री क्या करती है? वो फैक्ट्री लगातार फोन बनने की बेहतर तकनीक ढूंढती है, फोन के तमाम नियमों का ज्ञान प्राप्त करती है। उसमें इंजीनियर्स दिन रात कुछ ऐसे नियमों, सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करके उनका एप्लीकेशन खोजते हैं जिससे हमारे फोन को ज्यादा बेहतर बनाया जा सके।
दूसरी, एक फोन की कंपनी जैसे है, वैसे मान लीजिए एथिक्स भी एक कंपनी है। इस कंपनी का काम क्या है? फोन की कंपनी का काम बेहतर फोन बनाना है, एथिक्स की कंपनी का काम बेहतर इंसान बनाना है। ऐसे इंसान बनाए जाएं जो पहले वाले इंसानों की तुलना में बेहतर हो। जैसे हर कंपनी पिछले साल जो उसने फोन बनाए थे उनसे ज्यादा बेहतर फोन बनाना चाहती है, वैसे ही नीति शास्त्र जैसे इंसान हमारे समाज में है उनसे ज्यादा बेहतर इंसान बनाना चाहती है। ये लगातार इंसानों की गुणवत्ता बढ़ाना चाहती है। तो आप नीति शास्त्र को एक फैक्ट्री या कंपनी की तरह समझ सकते हैं जो ऐसे नए नए सॉफ्टवेयर मूल्य ईजाद करती है जिससे इंसानों की गुणवत्ता, समाजों की गुणवत्ता, राजनीति की गुणवत्ता, इन सब की गुणवत्ता लगातार बेहतर की जा सके। यह नीति शास्त्र का एक और मायने। अब इस चर्चा के बाद कि नीति शास्त्र कल पढ़ा था एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर आइडियोलॉजी से आता है, उससे हम लोगों से बेहतर काम करवा पाते हैं। उसी की आज एक दूसरी समझ बनाई आपकी कि नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक या मानकीय विज्ञान है जिसका काम हमारी दुनिया को ज़्यादा बेहतर करना है। दुनिया इतने बेहतर तभी होगी जब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया में रहने वाले मानव बेहतर हों और मानवों की संस्थाएं बेहतर हों। चूंकि मानव की संस्थाएं समाज, राज्य इत्यादि हैं, इसलिए जब तक हमारा समाज, राज्य, प्रशासन ये सब बेहतर नहीं हो जाता तब तक हमारी दुनिया बेहतर नहीं होगी। इसी समाज, राज्य, मानव, प्रशासन को कैसे बेहतर किया जाए, जो विषय लगातार इस पर प्रयास करता है, उसी विषय को आप नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। अब आइए इस पहली चर्चा के बाद अगली बात पर चलते हैं और ढूंढते हैं कि जब नीति शास्त्र हमारी बेहतरी के लिए आया है, हमारी जिंदगी बेहतर करना चाहता है, हमारी जिंदगी की गुणवत्ता बेहतर करना चाहता है, हमारा समाज बेहतर करना चाहता है, तो फायदेमंद विषय है, तो फायदेमंद चीज है। तब मनुष्य नैतिक क्यों नहीं बनते? लोग नैतिक आचरण क्यों नहीं करते? जो चीज हमारे फायदे में हो उसको हम क्यों नहीं अपना रहे? इस सवाल का जो जवाब मैं आपको दूंगा, उसी जवाब से आप अपने एथिक्स के पूरे सिलेबस की समझ बना सकेंगे। देखिए, जैसे एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, आप बीमार हैं, तो पहले आपकी डायग्नोसिस करता है, कई जांच करवाता है, खून की जांच करवाता है, यूरिन की जांच करवाता है, अल्ट्रासाउंड करवाता है, और पहले कंप्लीट डायग्नोसिस करके पता लगाता है कि बीमारी की जड़ क्या है, और तब उसके बाद उन्हीं बीमारियों का पता लगाने के बाद उन्हीं बीमारियों को दूर करने के लिए एक दवाई लिखता है। ठीक वैसे ही अनैतिक होना एक बीमारी है। अगर हम नैतिक आचरण नहीं कर रहे तो असल में बीमार है। तो अगर हम ये पता लगा लें कि ये अनैतिक होने की बीमारी किन कारणों से आई है, तो इसके जितने कारण बनेंगे, मान लीजिए 5 कारण बने, इसका मतलब 5 स्रोत हैं जहां से लोग अनैतिक बन रहे हैं, तब हमको उन्हीं 5 स्रोतों को हटाने के लिए दवाइयां ढूंढनी पड़ेंगी। और वो दवाइयां अगर ठीक तरीके से अप्लाई कर दी जाए तो अनैतिकता नाम का रोग दूर हो जाएगा और लोग नैतिक बनने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको 5 समस्याएं बता रहा हूं, 5-6 समस्याएं बता रहा हूं जिनके कारण लोग नैतिक आचरण नहीं करते या जिनके कारण लोगों की नैतिक बनने में रुचि नहीं है। पहला कारण है ज्ञान का अभाव। ज्ञान इतनी आसान बात नहीं है। आज आप जिस लोकतंत्र से इतनी आसानी से परिचित हैं और पूरी दुनिया में लोकतंत्र है, 16वीं शताब्दी में इसको कोई जानता नहीं था। तो 16वीं शताब्दी में अगर आप लोगों से कहते कि सबके साथ बराबरी का बर्ताव करना चाहिए, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलनी चाहिए, सरकारें चुनी हुई होनी चाहिए, तो लोग आपका मजाक उड़ाते, क्योंकि लोगों को उस समय लोकतंत्र का ज्ञान ही नहीं। लोग एक गैर लोकतांत्रिक दुनिया में रहते थे जहां धर्मतंत्र और राजतंत्र है और लोगों को उसकी आदत पड़ी हुई थी। जिस समय किसी को लोकतंत्र का ज्ञान नहीं है, उस समय लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर कोई बात करेंगे तो लोग आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वे अज्ञान में डूबे हुए हैं। अनैतिकता के एक संकट का कारण यह है कि हमको सही बात पता ही नहीं है।
कि क्या सही क्या गलत है। जरा सोचिए कि हमारी दुनिया में राजतंत्र हजारों साल चला और हजारों साल तक राजतंत्र चलाने के बाद आज हम लोकतंत्र में पहुंचे हैं। आज आपसे कोई राजतंत्र का समर्थन करने का तर्क गढ़ेगा तो आप उसकी बात मानेंगे? आप वापस राजतंत्र में जाने के लिए तैयार होंगे? आप मना कर देंगे। क्यों मना करेंगे? अरे उस बात में, आप जिस बात को आज मना कर रहे हैं उसी बात में आपकी कई पीढ़ियों ने हजारों साल गुजारे हैं। फिर आप क्यों मना करेंगे? क्योंकि आज आपको लोकतंत्र का बेहतर ज्ञान है, इसलिए आप समझते हैं कि राजतंत्र सही नहीं है। आज किसी स्त्री से कह दीजिए, दिल्ली में रहने वाली, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाली स्त्री से कह दीजिए पर्दा करे, घर से बाहर ना निकले, अजनबियों से बात ना करे, इसको नहीं मानेगी। क्योंकि आज उसको ज्ञान है कि स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान है। स्त्रियों के संदर्भ में पहनने ओढ़ने के कोई इस तरह के प्रतिबंध नैतिक नहीं है। लेकिन क्या यही बात आज से 200 साल पहले की स्त्री जानती थी? तो 200 साल पहले की स्त्री जब पर्दा प्रथा का पालन करती थी, जब अपने पति की मृत्यु पर चिता में बैठ जाती थी, विधवा होने पर विवाह नहीं करती थी, तो क्या सोच के नहीं करती रही होगी? वो ये सोच के नहीं करती रही होगी विधवा होने के बाद विवाह कि यही नैतिकता है। इसका मतलब उसको वास्तविक नैतिकता का ज्ञान नहीं था। अगर वो स्त्री आज के नैतिक मूल्यों से 200 साल पहले परिचित होती तो शायद कोई स्त्री चिता में बैठने के लिए तैयार नहीं होती। आज किसी स्त्री से आप कह दीजिए कि पति की मृत्यु के बाद चिता में बैठ जाओ, बैठेगी? उल्टा स्त्री तो नहीं बैठेगी, समाज के सारे लोग भी आपको अनैतिक कहेंगे कि आप किसी स्त्री को जिंदा जला के मारने की बात कर रहे हैं। ये कुरीति है, जिसको आज आप इतनी आसानी से कुरीति कहते हैं। यही एक समय नैतिक नियम थे जिनका हम पालन करते थे। और जब कोई स्त्री चिता में बैठकर जलती थी तो वहां सती मैया के जय के नारे लगते थे। इसको अपने सांस्कृतिक गौरव से जोड़ते थे। इसका मतलब है कि जब मनुष्यों को नैतिक आदर्शों का ज्ञान नहीं होता और वो सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, मान्यताओं से आगे देख नहीं पाते, उन्हें ढेर सारे नैतिक आदर्शों से तुलना करके किसी एक मूल्य के सही या गलत होने की जानकारी नहीं होती, तब मनुष्य अपनी अनैतिकता को भी अनैतिकता के रूप में पहचान नहीं पाते और तब वे अनैतिकता का उसको नैतिकता समझकर दृढ़ता के साथ पालन करते हैं। हमने जब राजतंत्र का 1000 साल समर्थन किया होगा दृढ़ता के साथ, तो इसका मतलब था कि हम राजतंत्र को सही मानते थे। इसका मतलब है कि हमको क्या शासन प्रणाली होनी चाहिए इसका ज्ञान ही नहीं था। जब हम वर्ण व्यवस्थाओं में 1000 साल रहे तो इसका मतलब है कि हमको समतामूलक समाजों का ज्ञान ही नहीं था। तो जब आपके पास ज्ञान नहीं होता है तब आप अनैतिक आचरण करते हैं। ठीक वैसे जैसे एक किसी आतंकवादी का उदाहरण लीजिए। कोई आतंकवादी जब सुसाइड बॉम्बर बनकर अपने आप को उड़ा देता है तो आप क्या मानते हैं कि क्या सोचकर उड़ाता होगा? क्या करने जा रहा है? वो नैतिक काम करने जा रहा है या अनैतिक? ऑब्वियसली है। कोई भी आतंकवादी जब अपने आप को सुसाइड बॉम्बर के तौर पर उड़ाता है, अपनी जान लेता है, तो यही सोचकर उड़ाता होगा कि वो नैतिक काम कर रहा है। इसका मतलब उसको आज के लोकतांत्रिक नैतिकताओं का ज्ञान नहीं है। तो दुनिया में अगर लोगों के पास ज्ञान की कमी है, वे रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं, धर्म ने उनकी आंख पर पर्दा डाल रखा है, संस्कृति से आगे वो सोच नहीं पाते हैं, तब वे प्रायः अज्ञान के कारण सही और गलत समझने में सक्षम नहीं होते और इस कारण वे नैतिक बनने में कोई रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि वे अपनी अनैतिकता को ही नैतिकता मान चुके हैं। तो इसका निवारण कैसे होगा? इसका निवारण समाज को खोलकर होगा। जिस समाज में अभिव्यक्ति की आजादी होती है,
जहां चर्चा की संस्कृति होती है, जहां लोग हर बात को स्वीकार करने से पहले उसकी परीक्षा और समीक्षा करते हैं, जहां हर बात के समर्थन और विरोध में तर्क गढ़े जाते हैं, जहां अलग अलग विचारधाराओं के बीच संवाद होते हैं, तब वहां लोगों की सही और गलत को समझने की क्षमता बढ़ती है और तब उनके अज्ञानता के कारण किसी एक मत के प्रति मताग्रही होकर गलत बात का समर्थन करने की संभावना घट जाती है। एथिक्स का जो पर्चा आपके सिलेबस में रखा गया है, ये चाहता है कि आप भारत और पश्चिम के तमाम विचारकों, समाज सुधारकों, नेताओं, प्रशासकों, इनके अलग अलग दृष्टिकोणों से परिचित हों। इसलिए आपके सिलेबस में लिखा है भारत और पश्चिम के महान विचारक, समाज सुधारक, इनके मतों से परिचित होइए कि आखिर राजा राम मोहन राय ने कैसे पता किया अपने समय में कि सती प्रथा गलत है। राजा राम मोहन राय को जैसे ज्ञान मिला, क्या उसी तरीके को इस्तेमाल करके आज आप भी पता कर सकते हैं क्या कि क्या आपके समाज में गलत हो रहा और क्या सही? ये सब अलग अलग मॉडल्स हैं। जितने ऐसे मॉडल से आप परिचित होते जाएंगे, उतना आपकी सही और गलत की समझ का दायरा बड़ा होता जाएगा। कल मैंने ऐसी दो समझ आपको देने की कोशिश की थी, एक समाजवाद, एक उदारवाद। समाजवाद, उदारवाद समझ के दो मॉडल हैं जिनकी विस्तृत समझ बनने के बाद आप समझ पाएंगे कि ना तो उदारवाद में पूरी तरह हर बात सही है और ना समाजवाद में हर बात सही है। तो आपके मताग्रही होने, रूढ़िवादी होने, किसी एक मत का ही अंध भक्ति के आधार पर समर्थन करने की संभावना कम होगी और तब आपके नैतिक बनने की संभावना ज्यादा होगी। इसलिए माना जाता है कि लोकतांत्रिक समाज, खुले समाज, हर बात पर चर्चा के लिए तैयार समाज, इनमें नैतिकताएं किसी बंद समाज की तुलना में ज्यादा पाई जाती हैं। अब आप तुलना करके खुद ही देख लीजिए। आज आपसे कोई पूछे कि नॉर्वे ज्यादा नैतिक देश है या सऊदी अरेबिया, आपका साफ सा उत्तर होगा नॉर्वे। अंतर क्या है? सऊदी अरेबिया एक बंद समाज है, वहां चर्चा नहीं, वहां स्वतंत्र मीडिया नहीं, वे इस्लामिक रूढ़ियों में कैद हैं। इस कारण वे इस्लाम की हर बात को सही मानते। परिणाम स्वरूप उन्होंने आज भी मध्ययुगीन इस्लामिक मान्यताओं को स्त्रियों के ऊपर थोप रखा है और वहां की स्त्रियां और वहां के समाज के तमाम सदस्य इस अज्ञानता में हैं कि जिन चीजों का वो अपने परंपराओं के तौर पर पालन कर रहे हैं वो सब नैतिकता है। लेकिन हम सऊदी अरेबिया से बाहर बैठकर आसानी से इस बात का पता लगा लेते हैं कि सऊदी अरेबिया में नैतिकता नहीं है। नॉर्वे देखिए, नॉर्वे को हर कोई सऊदी अरेबिया से ज्यादा नैतिक कहेगा। क्यों नॉर्वे नैतिक है? क्योंकि नॉर्वे में लोकतंत्र है, नॉर्वे में चर्चा की संस्कृति है, नॉर्वे में मीडिया की आजादी है, नॉर्वे में तर्क का प्रयोग ज्यादा होता है, नॉर्वे में अलग अलग विचारधाराओं पर विमर्श की संभावना है। इन कारणों से नॉर्वे में नैतिकता ज्यादा है। तो किसी राज्य में आप ज्ञान की मात्रा जितनी बढ़ने देंगे, लोगों के दिमाग जितने खुलने देंगे, चर्चा की मात्रा जितनी बढ़ाएंगे, विचारधाराओं से लोगों का परिचय जितना बढ़ाएंगे, अलग अलग मतों मताग्रहों की कमियों को जितना स्पष्ट होने देंगे, उतना किसी व्यक्ति के नैतिक होने की संभावना बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अज्ञान के कारण होने वाली अनैतिकताओं को वह धीरे धीरे छोड़ देगा। तो एथिक्स का एक पर्चा जो आपके सिलेबस में क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप दुनिया भर की तमाम नैतिक विचारधाराओं से अपना परिचय बढ़ाएं। इसलिए कभी आपने केस स्टडी अगर देखी यूपीएससी की, तो अलग अलग विकल्प देते हैं और कहते हैं हर विकल्प के पक्ष और विपक्ष में तर्क गढ़िए। कल भी मैंने ये बात कही थी कि कोई एक बात ना तो पूरी तरह सही है ना पूरी तरह गलत है। चाहता है यूपीएससी आपसे सिविल सेवा में ये जांचना चाहता है कि आपके ज्ञान का दायरा क्या है। क्या आप अलग अलग विमर्शों के समर्थन और विरोध में तर्क बना सकते हैं? अगर आप ये बना सकते हैं तो आपके किसी अनैतिकता में फंसने की संभावना कम होगी और आप नैतिक बने रहेंगे। इसलिए ज्ञान नैतिक होने की एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन ज्ञान अनिवार्य शर्त होते हुए भी पर्याप्त नहीं है। अज्ञानता अनैतिकता रूपी बीमारी का एक कारण है, एकमात्र कारण नहीं है। अज्ञानी आदमी अनैतिक होगा इसकी संभावना बहुत है, लेकिन जो ज्ञानी होंगे वो सब नैतिक हो जाएंगे ये जरूरी नहीं। ज्ञानी लोग भी अनैतिक हो सकते हैं।
तब हम दूसरी समस्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनैतिकता का दूसरा स्रोत क्या है। अनैतिकता का दूसरा स्रोत अभिवृत्ति है। अगर आपके पास नैतिक ज्ञान है लेकिन उस नैतिक ज्ञान के अनुरूप नैतिक अभिवृत्ति नहीं है, नैतिक आदत नहीं है, नैतिक मनोविज्ञान नहीं है, तो आप नैतिक ज्ञान रखेंगे लेकिन अपने जीवन में काम वो करेंगे जिसकी आपको आदत पड़ चुकी है। परिणाम स्वरूप नैतिकताएं सिद्धांत में तो आपकी जानकारी में स्टोर्ड रहेंगी, संग्रहित रहेंगी, लेकिन व्यवहार में आप पालन अपनी आदतों के अनुसार करेंगे। परिणाम स्वरूप नैतिक ज्ञान होते हुए भी आपके व्यवहार में अनैतिक आदतों के कारण अनैतिक आचरण की संभावना पाई जाएगी। अक्सर कक्षा में पढ़ाते हुए मैं इसके दो उदाहरण देता हूं, एक रावण और एक दुर्योधन। दुर्योधन क्या ज्ञानी नहीं है क्या? दुर्योधन को भी शिक्षा उन्हीं गुरुओं से मिली है जिन गुरुओं ने पांडवों को पढ़ाया। दुर्योधन भी सब नैतिकता का ज्ञान रखता है, लेकिन वो कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं सब जानता हूं कि क्या सही क्या गलत है, लेकिन सही काम में मेरा मन ही नहीं लगता है और गलत काम मुझसे छूटता नहीं। इसका दुर्योधन ज्ञानी है, लेकिन दुर्योधन में ज्ञान की नैतिकता के अनुरूप आचरण की आदत नहीं है। दुर्योधन का बुरे काम में ही मन लगता है क्योंकि उसकी बुरे काम करने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि बचपन से धृतराष्ट्र और गांधारी ने उसके बुरे कामों को कभी रोका नहीं। इसका मतलब एक समाज में अगर आप नैतिक शिक्षा की मात्रा बढ़ा दें और आप ये सोचें कि उस नैतिक शिक्षा के कारण लोग नैतिक बनने शुरू हो जाएंगे, तो ये गलतफहमी। जैसे संविधान की किताब पढ़ने वाला हर व्यक्ति, संविधान जानने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं करता। जरा सोचिए, संविधान आपने उसको पढ़ाना शुरू किया 18-19 साल की उम्र में, जब वो सिविल सेवा की तैयारी करने जा रहा है, और 18-19 साल में जब आप उसको संविधान पढ़ा रहे हैं तब आप बता रहे हैं कि हमको समतामूलक व्यवहार करना चाहिए, हमको पंथ निरपेक्षता के आदर्श का पालन करना चाहिए। लेकिन 18 साल तक उस व्यक्ति को आपने क्या सिखाया? 18 साल तक उस व्यक्ति को आपने मंदिर में पूजा करना, 5 जून की नमाज पढ़ना, कुरान और मनुस्मृति या किसी धर्म ग्रंथ की व्याख्याओं के आधार पर कर्मकांड करना। 18 साल तक आदत डाली धार्मिक, और 18 साल के बाद आप उसको पढ़ा रहे हैं संविधान की पंथ निरपेक्षता। तब वो पंथ निरपेक्षता जानता है, लेकिन पंथ निरपेक्षता के अनुरूप आचरण करने की प्रवृत्ति उसमें नहीं बची, क्योंकि उसने धार्मिक जीवन को 18 साल में सीख लिया है। अब उसमें जाति व्यवस्था में विवाह करने के कारण, जातिवादी मित्र बनाने के कारण जातीयता की भावना अंदर तक भर चुकी है। तब वो जानता होगा कि जातीयता गलत है, लेकिन वो व्यवहार में जातीयता का पालन करने का आदी हो चुका है। आप फेसबुक में चले जाइए, ज्यादातर आपके मित्र सिविल सेवा की तैयारी करने वाले होंगे, जो सब अक्सर समतामूलक बात करते होंगे। लेकिन जरा आप किसी ब्राह्मण की फेसबुक की मित्रता सूची में झांकिए, किसी क्षत्रिय की फेसबुक की मित्रता सूची में झांकिए, किसी मुसलमान की फेसबुक की मित्रता सूची में झांकिए, किसी यादव की फेसबुक की मित्रता सूची में झांकिए, आप पाएंगे कि उनकी मित्रता सूचियों में उन्हीं की जाति के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अब जरा बताइए, जहां हमारे मित्र हमारी जातियों के आधार पर बनते हों, शादी ब्याह हम जाति के आधार पर करते हों, इसकी हमारी आदत हो, और फिर हमको कहा जाए कि सिद्धांत के आधार पर जातिवाद गलत है, तो सिद्धांत में हम ये जानते रहेंगे, लेकिन व्यवहार में हमको जातिवाद का प्रयोग करने की आदत पड़ चुकी है। तब आप नैतिक आचरण व्यक्ति से हासिल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब एक वही समाज अपने सदस्यों से नैतिक आचरण करवा पाता है जिसमें ना सिर्फ लोगों के पास नैतिक ज्ञान हो, बल्कि उस नैतिक ज्ञान के अनुरूप उनकी नैतिक आदतों का भी निर्माण किया गया हो।
जिन समाजों में लोगों को केवल नैतिक ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन उस नैतिक ज्ञान के अनुरूप नैतिक आदतों का निर्माण करने के लिए संस्थाएं विद्यमान नहीं है, उन समाजों में सिद्धांत और व्यवहार के बीच गहरा अंतराल पाया जाता है। हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और। आदमी सार्वजनिक जीवन में बोलता कुछ और है, होता कुछ और है। अब जरा सोचिए, किसी सिविल सेवक से आप पूछ के देख लीजिए, दहेज लेना सही है गलत? अभी अभी सिविल सेवा के पर्चे में, निबंध में स्त्री सशक्तिकरण पर निबंध लिख के आया होगा, दहेज की खूब आलोचना करके आया होगा, और आईपीएस आईएएस बनने के बाद उसने ही खुद अपने विवाह में 20 करोड़ 25 करोड़ दहेज लिया होगा। क्या ये सिविल सेवक जो आईपीएस और आईएएस है, इसको पता नहीं कि दहेज गलत है? खूब ज्ञान है, इसको पता है कि दहेज गलत है, फिर भी दहेज लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें दहेज ना लेने की आवृत्ति नहीं। इसका मतलब नैतिकता का दूसरा संकट है मनोविज्ञान। जब तक आप नैतिक नियमों के अनुरूप लोगों में नैतिक मनोविज्ञान और नैतिक आवृत्ति और नैतिक आदतों का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तब तक आप दुर्योधन और रावण जैसे लोग पाएंगे। रावण प्रकांड पंडित है, सभी चीजों का ज्ञानी है, लेकिन व्यवहार में अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करता, व्यवहार में अनैतिक है। इसलिए कई बार ज्यादा ज्ञानी लोग ज्यादा अनैतिक हो सकते हैं, क्योंकि उनमें आदतें तो अनैतिकता की बनी हुई हैं और आपने उनको ज्ञान उल्टा सप्लाई कर दिया। तो क्या करते हैं, अपने ज्ञान का सारा प्रयोग भी वो अनैतिकता के लिए करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सिविल सेवा में आपके सिलेबस में नैतिक क्यों लोग नहीं बनते, इसकी समझ के लिए मनोविज्ञान का खंड जोड़ा गया है। पहला खंड जोड़ा गया जहां आपसे उम्मीद है कि आप तमाम विचारकों, समाज सुधारकों के बारे में पढ़ के ज्ञान बढ़ाएंगे। दूसरा खंड जोड़ा गया जिसमें आपसे उम्मीद है कि आप आवृत्ति और मनोविज्ञान के घटकों को पढ़कर ये समझ सकेंगे कि कैसे किसी इंसान को नैतिक बनाने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि आवृत्तियों का भी तदनुरूप निर्माण करना जरूरी है। भारत के संविधान में जिस किस्म के मूल्य लिखे गए हैं, आर्टिकल 14 में जैसी अवधारणा है, 19 में जैसी अवधारणा है, 15-16 में जैसी अवधारणा है, क्या उन अवधारणाओं की अनुरूप हमारे समाजों में आवृत्तियां बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त संस्थान हैं? अगर नहीं है तो फिर आप व्यवहार में संवैधानिक नैतिकता हासिल नहीं कर सकते। भारत में दिक्कत है ये, समझिएगा। भारत में हमारे समाज की नैतिकता अलग है और राज्य की नैतिकता अलग है। राज्य चल रहा है संविधान से और समाज चल रहा है परंपरा से। समाज में परंपरावादी नैतिकता है और राज्य में संवैधानिक नैतिकता है। राज्य की संवैधानिक नैतिकता हम सिद्धांत में सीखते हैं और समाज की परंपरागत नैतिकता में हमारा पालन पोषण होता है। समाज की परंपरागत नैतिकता में हमको हिंदू मुसलमान बनाया जाता है और राज्य की संवैधानिक नैतिकता में हमको सिखाया जाता है कि हमको पंथनिरपेक्ष होना चाहिए। अब आपने समय कहां गुजारा है ज्यादा? किसके संपर्क में? आपने समय ज्यादा गुजारा है समाज के संपर्क में। इसलिए आपका मनोविज्ञान किसने बनाया है? समाज ने। समाज कैसा है? परंपरावादी। समाज कैसा है? रूढ़िवादी। इसलिए ऐसे समाज से निर्मित नैतिकताओं वाले लोग प्रायः संवैधानिक नैतिकता जो राज्य की है उसका पालन करने के लिए सही उपयुक्त मनोविज्ञान नहीं रखते। इस कारण से भी नैतिकता का संकट पैदा होता है, लोग नैतिक आचरण नहीं करते। डॉक्टर की तरह हमने 2 कारण पहचाने जिन कारणों से प्रायः लोग नैतिकता का आचरण नहीं करते। और क्या कारण है? 1-2 कारण मैं आपको और बताता हूं, फिर उस पर चर्चा आगे किसी दिन और करेंगे और हम आज वापस आपके सवालों पर लौटेंगे। देखिए, मान लीजिए मैं नैतिक आवृत्ति बना दूं, नैतिक ज्ञान भी दे दूं, तो क्या नैतिक आचरण होना शुरू हो जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं। ज्ञान होना अनिवार्य शर्त है नैतिकता के लिए, नैतिक आवृत्ति होना भी अनिवार्य शर्त है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि किसी आदमी की आवृत्ति नैतिक हो और उसके पास नैतिक ज्ञान हो तो नैतिक काम करेगा। अब आप पूछेंगे तब क्यों नहीं करेगा? जब मनोविज्ञान भी नैतिक है, नैतिकता का ज्ञान भी है, तो अब नैतिक आचरण ना करने में क्या बाधा है?
3 बाधाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, इनमें से एक आध की चर्चा आज करूंगा, बाकी की चर्चा अगले फेसबुक लाइव में उठाई जाएगी। एक कारण है जिसके आधार पर हम काम करते हैं, वो है उस काम से मिलने वाला लाभ। अगर मुझे कोई ये बताए कि नैतिक आदर्श ये है, मेरी नैतिक आवृत्ति बना दे, लेकिन मुझे ये समझा दे कि इस नैतिक आवृत्ति और नैतिक सिद्धांत के अनुरूप अगर जिंदगी में तुम आचरण करोगे तो जिंदगी भर कष्ट उठाओगे और तुम ईमानदार बनोगे, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी कष्टमय हो जाएगी। और दूसरी तरफ मुझे तमाम उदाहरण मेरे सामने प्रस्तुत करके दिखा दे कि देखो अमुक अमुक लोग बेईमान हैं और मजे में इनका जीवन कट रहा है, खूब पैसा कमाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, घर बनाते हैं। तो मेरे मन में एक दुविधा उठती है कि जिस नैतिकता का मुझे आदत डाली गई, जिस नैतिकता की मुझे आदत डाली गई, जिस नैतिकता का मुझे ज्ञान करवाया गया, उस नैतिकता के पालन का फायदा क्या है? जब नैतिक बनने पर मैं कष्ट उठाऊंगा और अनैतिक बनने पर मुझे फायदा होगा, तो फिर मुझे अनैतिक बन जाना चाहिए। इसका मतलब जो लोग अनैतिक आचरण करते हैं, प्रायः उनमें से कई लोगों के अनैतिक आचरण का कारण यह होता है कि वो मानते हैं कि अनैतिकता में फायदा ज्यादा है। घूस लेंगे, अनैतिक भले है, लेकिन घूस लेने से हमारी क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ने से हम गाड़ी खरीदेंगे, बड़ा घर बनवाएंगे और हमारे जीवन में सुख बढ़ जाएगा। नैतिक बनेंगे, केवल सैलरी मिलेगी, सैलरी से एक ऑल्टो कार खरीदना भी मुश्किल होगा, पूरी जिंदगी की कमाई से घर बनवा पाएंगे। तो ऐसी ईमानदारी का क्या करेंगे? जिस ईमानदारी का पालन करके पूरी जिंदगी केवल एक गाड़ी और घर बना पाएंगे, ऐसी ईमानदारी का क्या करेंगे? अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाएंगे, अच्छी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, अच्छा घर नहीं बनवा सकेंगे, ढेर सारे भौतिक सुख सुविधाएं नहीं जुटा पाएंगे। इसका मतलब नैतिकता हमारे लिए हानिकारक है। अक्सर मैं कक्षा में इसका एक उदाहरण देता हूं। एक पिता अपनी लड़की के लिए एक योग्य वर तलाश रहा है, अपनी बेटी की शादी करना चाहता है और चाहता है कि उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करे जो योग्य हो, जहां उसकी बेटी खुश रहे। उसके पास 2 ऑप्शन है। एक नीति शास्त्र का शिक्षक जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, 1.5 लाख रुपया सैलरी लेता है, पितृसत्ता में यकीन नहीं करता, दहेज नहीं लेगा और विवाह के बाद उसकी बेटी के साथ बराबरी का बर्ताव करेगा, करप्ट होगा नहीं। क्या करेगा शिक्षक हो कि क्या करप्ट होगा? अब उस शिक्षक को चुने ये पिता जिसकी सैलरी भारत में सबसे ज्यादा है, जो 4 लेक्चर लेने के बाद घर आ जाएगा, घर में खाना बनाएगा, खाली रहेगा, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, गर्मी की छुट्टी रहेगी, पत्नी के साथ बच्चों के साथ खूब समय बिताएगा, घर के काम में उनका हाथ बटाएगा, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के कारण समतामूलक मूल्यों से परिचित है, इसलिए पत्नी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, उसको नौकरी करने देगा, उसको आज़ादी देगा। एक विकल्प पिता के पास ये है। दूसरा विकल्प है एक IRS ऑफिसर है, सैलरी 50,000 से शुरू होगी, पढ़ाई लिखाई में पहले वाले नीति शास्त्र के शिक्षक की तरह PhD नहीं, BA करने के बाद सिविल सेवा की तैयारी में लग गया था और 5 साल इलाहाबाद में बघाड़ा या सलोरी में या मुखर्जी नगर में नेहरू विहार या गांधी विहार में रह के किसी 10 बाई 8 के कमरे में 5 साल तपस्या करके सिविल सेवा की तैयारी की और तब IRS बन गया। IRS बनने के बाद इसका लक्ष्य यह है कि कम से कम 100 करोड़ कमाऊंगा, 100 करोड़ का टारगेट लेके बैठा है। जब लड़की का पिता इससे विवाह का प्रस्ताव लेके जाता है इसके पास, तो कहता 20 करोड़ दहेज लूंगा।
साथ में ये भी बताता है कि आपकी लड़की को नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं है। जब मैं इतना कमाऊंगा तो लड़की काम क्या करेगी? घर बैठे घर संभाले, हाउसवाइफ बने, होम मेकर बने। पितृसत्तात्मक सोच है, इसलिए मानता है स्त्री पुरुष बराबर नहीं है। अब एक पिता को एक शिक्षक और एक IRS ऑफिसर में से चुनना है, किसको चुने? समाज में आप देखिए किसको चुनेगा ये पिता? ये पिता एक ईमानदार शिक्षक को नहीं चुनेगा, ये पिता एक IRS को चुनेगा। योग्य दामाद मानता है और मानता है कि उसी के घर में जाकर लड़की खुश रहेगी। पिता अपनी लड़की की भलाई चाहता है, मानता है। तब आप समाज में ये सोचें कि जब एक लड़की का पिता अपने लिए सबसे भ्रष्ट दामाद चाहता हो, शादी उसी से करेगा। हमारे आपके पिता चाहते हो जिस दिन हमारी सरकारी नौकरी लगे उस दिन हम लूटना शुरू कर दें। अक्सर पिताजी कहते हो कि फला बगल वाला सप्लाई इंस्पेक्टर बना है, जब से बना है तब से राज्य की सप्लाई उसी के घर आ रही है, 2 तल्ले का मकान बनवा लिया। तुम क्या कर रहे हो? इसका तुम्हारे पिताजी भी चाहते हैं कि हम सैलरी के अलावा घूस लेकर 2 तल्ले का मकान बनवा दें। तो सवाल यह है कि समाज में जब एक लड़की के पिता को भ्रष्ट दामाद चाहिए, मेरे आपके पिता को भ्रष्ट बेटा चाहिए, किसी मंत्री को भ्रष्ट अधिकारी चाहिए, तो फिर नैतिक बनने की प्रेरणा कहां है? नैतिक बनने का फायदा क्या है? मैं अगर नैतिक बनता हूं तो मेरी मांग घट जाती। ध्यान रखिए, वो IRS ऑफिसर भी अगर उस लड़की के पिता को एहसास दिला देता कि मैं घूस नहीं लूंगा, एक पैसा, 50,000 सैलरी होगी, आपकी बेटी को इसी में गुजारा करना पड़ेगा, और अगर उस पिता को यकीन हो जाता कि एक पैसा घूस नहीं लेगा तो उस लड़के से अपनी बेटी का विवाह न करता। उस लड़के से विवाह नहीं कर रहा है, उसके पद से विवाह कर रहा है, और उस पद से विवाह इसलिए कर रहा है क्योंकि उस पद में अकूत पैसा कमाने की संभावना है। इसलिए जब तक हम नैतिकताओं की ऐसी व्याख्या नहीं करेंगे जिन व्याख्याओं से लोगों को भरोसा हो जाए कि नैतिक बनने पर फायदे ज्यादा हैं, व्यापक हैं, तब तक लोग नैतिक नहीं बनेंगे। तो पहली समस्या नैतिक ना बनने की ज्ञान का अभाव, दूसरी समस्या अभिवृत्ति ना होना, तो तीसरी समस्या नैतिक प्रेरणा का अभाव, जिसमें लोग नैतिक बनने के लाभों से परिचित नहीं हैं। अनैतिक होने पर ज्यादा फायदे नजर आते हैं, नैतिक होने पर कम, तब लोग नैतिक नहीं बनना चाहते। चौथी बात जिसके कारण लोग नैतिक नहीं बनना चाहते, लोगों के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो जीवन आखिर जी किस लिए रहे। और जिस व्यक्ति के जहन में ये सवाल नहीं आता कि वो जिंदगी क्यों जी रहा है, उससे हासिल क्या करेगा, उसके नैतिक बनने की संभावना नहीं। देखिए, 2 तरह की जिंदगियां हैं। एक जिंदगी ऐसी है कि मैं जिंदगी भर काम करूंगा, 50, 55, 60 साल के बाद जब मैं रिटायर होऊंगा और अपने पूरे जीवन का मूल्य जोड़ूंगा तो पाऊंगा 5 प्लॉट, 3 मकान, 2 कार, 15 करोड़ का बैंक बैलेंस, ढेर सारी भौतिक वस्तुएं। इसका मतलब मेरा पूरा जीवन उसकी उपलब्धि भौतिक वस्तु है। अब अगर मैं इसको ही अपने जीवन का उद्देश्य मानता हूं कि ऐसी वस्तुएं जुटाना, ऐसा धन जुटाना, खूब प्लॉट खरीदना, खूब मकान बनवाना, यही मेरे जीवन का अर्थ है, तब ये सारा अर्थ कैसे आएगा? ये सारा अर्थ आएगा क्रय शक्ति बढ़ाने से। और क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी? क्रय शक्ति नैतिक होने से तो बढ़ेगी नहीं। इसके लिए तो अपनी आय बढ़ानी होगी, और आय वैध स्रोत से बढ़ नहीं सकती, इसलिए आय बढ़ाने के लिए मुझे भ्रष्टाचार करना होगा। तब मैं क्या मानता हूं
कि मेरे जीवन का लक्ष्य जो रुपया पैसा धन दौलत प्लॉट मकान गाड़ी जुटाना है, वो सब तभी संभव होगा जब मेरी क्रय शक्ति बढ़े, और क्रय शक्ति बढ़ाने का नैतिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए मुझे अनैतिक बन जाना चाहिए। दूसरा एक आदमी हो वो जिंदगी का अपने मायने समझे कि मैं एक इंसान हूं, इंसान के तौर पर जब मैं 70 साल का होऊंगा तब मैं सवाल पूछूंगा अपने आप से कि क्या मैंने जिंदगी को पूरी तरह जिया, क्या मैंने जिंदगी में वो सब हासिल किया जो एक व्यक्ति के तौर पर मैं कर सकता था, क्या मैंने अपने बौद्धिक पक्ष का विकास किया। जरा सोचिए आप कि आप आज संविधान से परिचित हैं, आज आप आईआर जानते हैं। अगर आप गांव में एक मनरेगा के मजदूर होते, आपको ना आईआर पता होता ना इकॉनमी पता होती, तो आपकी पूरी जिंदगी क्या होती? आपकी पूरी जिंदगी ये मानकर चल रही होती कि यही रोटी दाल का जुगाड़ करना ही जीवन का मूल है, क्योंकि आप आईआर इकॉनमी से परिचित नहीं। वैसे जो लोग अमर्त्य सेन से, जो लोग रविन्द्रनाथ टैगोर से, जो गांधी से परिचित ही नहीं, उनके दिमाग में कोई बेचैनी ही नहीं। हमारे पास इतना पूरा इतिहास जानने के लिए पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया भर की सभ्यताओं का ज्ञान का पूरा पिटारा खुला हुआ है। क्या मेरे जीवन का एक उद्देश्य ये नहीं है कि मैं 2500 साल पहले प्लेटो क्या कहता था उसकी बात सुनूं समझूं, मिल की बात सुनूं समझूं, लॉक को जानूं, गांधी को समझूं, मिल को समझूं, और 70 साल बाद जब मैं जिंदगी के बारे में सोचूं तो मैं समझूं कि मैंने जिंदगी में जितना महत्तम ज्ञान का प्रसार हो सकता था वो किया। ये मेरी उपलब्धि है। मैं क्या देखूं कि मैं भौतिक वस्तु जुटाने के लिए जिंदगी भर अगर भागता तो मेरे पास समय ना रहता, और अगर मेरे पास समय ही ना होता तो मैं अपने बच्चे को समय ना दे पाता, मैं समाज को समय ना दे पाता, मैं मित्रों को समय ना दे पाता, क्योंकि मैं वस्तुएं जुटाने में फंसा रहता, और वस्तु जुटाने के चक्कर में मेरा बहुत सारा समय जाया होता। इससे बेहतर है कि मैं अपनी जरूरतों को सीमित कर लूं। जब मैं अपनी जरूरतों को सीमित कर लूंगा, उतनी जरूरतें कम समय में पूरी हो जाएंगी, कम कमाई में पूरी हो जाएंगी, तो जो बचा हुआ समय होगा कहां लगाऊंगा मैं? संगीत सुनने में, मित्र बनाने में, प्रगाढ़ संबंध बनाने में। तो मैं 70 साल का जब होऊंगा तो क्या होगा मेरे पास खूब ढेर सारे दोस्त, संगीत की समझ, बौद्धिक ज्ञान, सब कुछ मौजूद होगा। अब जरा सोचिए कि मेरे जीवन में कितने आयाम होंगे। संगीत मैं समझता हूंगा, उससे मिलने वाला आनंद मैं ले सकूंगा। बौद्धिक समझ मेरी बढ़ गई होगी, उससे आनंद मुझे मिल रहा है। प्रगाढ़ संबंध मैंने बनाए, उससे आनंद मुझे मिल रहा है। सामाजिक स्वीकारता मेरी बढ़ गई, उससे आनंद मुझे मिल रहा है। पत्नी बच्चों पर मैंने समय का निवेश किया, मैं उनकी केयर करता था, जब मैं बूढ़ा हो गया मेरी केयर कर रहे हैं, उससे मुझे आनंद मिल रहा है। तो मैं बहुत स्रोतों से आनंद ले रहा, जबकि मैंने अगर जिंदगी भर केवल वस्तुएं जुटाई होती तो वस्तुएं जुटाते समय मैं अपने बीवी बच्चों को भी समय ना दे पाता। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता, मेरे पास कुछ देने के लिए समय ना होता। उसको मैंने सिर्फ पैसे दिए थे, समय नहीं दिया था। बच्चा 24 साल का हो गया, उसके मेरे बीच कोई संवाद ही नहीं। अब जब मैं 60 साल में रिटायर हो गया तो मैं सोचता हूं कि बच्चा मेरे पास 4 दिन दिवाली की छुट्टी में या होली की छुट्टी में आ जाए। अरे जब 24 साल वो तुम्हारे साथ रहा तब तुम्हारे पास समय नहीं था। उस 24 साल में तुम उस बच्चे के साथ कितना आनंद उठा सकते थे उसके सानिध्य का, तब तुम वस्तु जुटाने में लगे हुए थे। और 60 साल बाद जब वस्तु उठा के तुम इत्मीनान से बैठे हो, तब तुम इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारा बेटा या बेटी 3 दिन के लिए तुम्हारे पास आ जाए। तो वो सुख तो तुम्हारे पास हमेशा से उपलब्ध था। हम जिंदगी में जब ये तय नहीं कर पाते और देख नहीं पाते कि सुख हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है, मित्रता में सुख है, संगीत में सुख है, बौद्धिकता में सुख है, सामाजिक संबंधों में सुख है, और ये रोज मिलता है।
और हम किसी दूरगामी सुख में उलझे रहते हैं कि हम एक दिन इतनी संपत्ति जमा कर लेंगे तब कभी सुख आना शुरू होगा, तब हमारी पूरी जिंदगी वस्तु जुटाने में समाप्त हो जाती है। अब इन दोनों जिंदगियों में से जिस जिंदगी को आप बेहतर मानते हैं वही तय करेगा कि आप नैतिक होंगे या नहीं। अगर आप ये मानेंगे कि जिंदगी में वस्तुओं से मिलने वाला सुख है, एकमात्र सुख नहीं, इसलिए जरूरत से ज्यादा वस्तुएं नहीं जुटानी चाहिए। और जब जरूरत से ज्यादा वस्तुओं की मुझे जरूरत नहीं है तो मुझे ज्यादा क्रय शक्ति की जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। तो जो समय मैं बचाऊंगा उस समय को मैं कहां लगाऊंगा? पढ़ाई लिखाई में, संगीत सुनने में, संबंधों में निवेश करूंगा और इन सब से तमाम तरह के सुख हासिल कर सकूंगा। इस लिहाज से अगर आप समझते हैं तो आप नैतिक बन सकते हैं। तो जो लोग नैतिक नहीं बनते उनके पास अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट नहीं है। वो ये समझ नहीं रहे हैं कि सुखों के स्रोत कितने होते हैं। 4 बातें मैंने आपको बताई। ज्ञान ना होने पर आप अनैतिक हो सकते हैं, आवृत्ति ना होने पर आप अनैतिक हो सकते हैं, नैतिकता के लाभों की समझ नहीं आपके पास, और आप अनैतिक आदमी को मिलने वाले लाभ देखते हैं तो आपकी नैतिक प्रेरणा कम हो जाती है, इसलिए आप अनैतिक हो सकते हैं। और आपके पास अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट नहीं है। आपने 70 साल की अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा नहीं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आप एक दिन मर जाएंगे, वस्तुएं आपके साथ जाएंगी नहीं, तो आखिर आप जिंदगी में हासिल क्या क्या करना चाहते हैं, इसकी अगर आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप नैतिक नहीं बन सकते। पूरा सिविल सेवा का सिलेबस इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो चाहता है कि आप इन सब बातों पर अपनी एक व्यापक समझ बनाएं। उस व्यापक समझ के बनने से वो मानता है कि आपके नैतिक होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये पहला खंड था आज की चर्चा का, जिसमें नैतिकता का मायने, लोग नैतिक क्यों नहीं बनते, नैतिक आचरण क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके कारणों की पड़ताल। हालांकि मैंने इसके अभी कारण तो बताया, इसका समाधान नहीं बताया मोटे तौर पर। समाधानों की चर्चा कभी करेंगे। ये 2 बात आज हमने सीखी। अब दूसरे खंड में चलते हैं, जहां हम चर्चा इस बात की करेंगे कि आपने जो सवाल कल नहीं बल्कि पहले पूछ रखे हैं। जैसे एक सवाल मुझे विकास श्रीवास्तव और अवनीश पांडे ने पूछा कि राम ने बाली का वध किया, वो नैतिक है या अनैतिक? देखिए, रामचंद्र के द्वारा बाली का वध करना, कल मैंने आपको सिखाया है कि कोई चीज पूरी तरह नैतिक और अनैतिक नहीं होती, उसके समर्थन में भी तर्क है। उसको नैतिक भी कहा जा सकता है, उसको अनैतिक भी कहा जा सकता है। मैं आपको उन तर्कों से मान लीजिए आज परिचित करवाता हूं जिनके आधार पर आप यह दिखा सकेंगे कि राम ने बाली का वध किया, तो किन तर्कों से इसको नैतिक ठहराया जा सकता है। पहले तर्क का मैंने कल जिक्र किया था, उपयोगितावादी तर्क। उपयोगितावादी तर्क के आधार पर हम इस तर्क को ऐसे गढ़ सकते हैं। उपयोगितावाद कहता है जिसमें महत्तम लोगों का महत्तम लाभ हो वही करना चाहिए। लाभ में कौन से लाभ? अल्पकालिक लाभ और दीर्घकालिक लाभ। दीर्घकालिक लाभ कौन से होते हैं? जो भविष्य में होंगे। रामचंद्र कौन है? रामचंद्र ईश्वर है। ईश्वर कौन होता है? जिसको भविष्य का ज्ञान है। कैसा ईश्वर? सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है। इसका मतलब रामचंद्र को जरूर भविष्य का ज्ञान रहा होगा। अब इस भविष्य के ज्ञान से रामचंद्र ये समझते रहे होंगे कि बाली का मरना और सुग्रीव का शासक बनना दूरगामी दृष्टि से ज्यादा लाभदायक होगा। इसलिए राम ने उपयोगितावादी आधार पर बाली का वध कर दिया। यह बात सामान्य आदमी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सामान्य आदमी को भविष्य का ज्ञान नहीं होता, लेकिन ईश्वर को है।
तो राम के ईश्वर होने के नाते उपयोगितावाद के दीर्घकालिक लाभों से परिचित होने के कारण वो बाली का वध कर देंगे। इस तर्क से हम राम का समर्थन कर सकते हैं। दूसरा तर्क सुनिए। दूसरा तर्क कुछ इस तरह का है, युद्ध के नियमों का, नैतिकता का, इस आधार पर एक तर्क आप बना सकते हैं। जैसे बाली के पास क्या वरदान था, कोई भी उसके सामने लड़ने आएगा तो उसका आधा बल उसके पास चला जाएगा। इसका मतलब बाली जो लड़ता है वो लड़ाई नैतिक नहीं है, क्योंकि उस लड़ाई का परिणाम पहले से तय हो चुका है। आप कोई क्रिकेट का मैच ऐसा खेलेंगे जो पहले से फिक्स्ड हो, जिसमें परिणाम पहले से तय हो कि अमुक टीम ही जीतेगी, तो वो मैच किस बात का है? युद्ध में क्या होगा? युद्ध में दो बहादुर लोग लड़ते हैं और युद्ध के बाद तय होता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। युद्ध और मैच पहले से फिक्स नहीं होते। बाली के केस में युद्ध और मैच दोनों फिक्स्ड है। जो भी उससे लड़ने जा रहा पहले पता है कि वो मारा जाएगा। इसका तब बाली अपने वरदान का दुरुपयोग करके अपने प्रतिद्वंदी से लड़ता था, अपनी खुद की सामर्थ्य के आधार पर नहीं। जब बाली अपनी सामर्थ्य के आधार पर नहीं लड़ रहा, अपने को मिले वरदान के कारण अतिरिक्त जुटाई गई शक्ति से लड़ रहा है, तब यह नैतिक युद्ध नहीं है। ठीक वैसे जैसे मान लीजिए किम जोंग युंग अपने परमाणु हथियारों के कारण दुनिया के किसी देश पर आक्रमण कर दे जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो हम कहेंगे नैतिक युद्ध नहीं। इसका मतलब आपके पास जब शक्ति आती है तो उस अनुपात में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसका प्रयोग करने के नैतिक नियम गढ़े जाते हैं। बाली के पास शक्ति है, लेकिन बाली उस आदमी की तरह है, किम जोंग युन की तरह, जिसके पास एटम बम है, जिसके ऊपर भी चला देगा वो हार जाएगा। तब अगर मान लीजिए कल किसी लोकतांत्रिक राज्य के कुछ सैनिक साउथ नॉर्थ कोरिया में घुसे और किम जोंग युन का अपहरण कर लें और उसको ले जाकर कहीं मार दें और कोरिया लिबरेट हो जाए, आप इसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि किम जोंग युन के सामने सीधे जाके अगर हम लड़ाई करते तो न्यूक्लियर बम का प्रयोग करता, इससे पूरी दुनिया को नुकसान होता। इससे ज्यादा बेहतर था कि किस तरीके से उसका अपहरण कर लो छिपकर और फिर उसको मार दो, जिससे पूरे कोरियन पेनिनसुला समेत दुनिया में वैश्विक शांति आ सके। राम के समर्थन में यह तर्क भी गढ़ा जा सकता है कि राम ने बाली का वध इसलिए किया क्योंकि बाली युद्ध की नैतिकता का पालन नहीं कर रहा है। तीसरा, कर्म नियम। भारत में एक नियम है कर्म नियम, जिसके अनुसार कहते हैं जो कर्म करोगे उसका फल भुगतोगे। फल कौन देता है? फल देता है ईश्वर। सामान्यतः माना जाता है कि इस जन्म में जो आपने कर्म किया उसका फल अगले जीवन में मिलेगा, लेकिन फिर यहां ईश्वर की सर्वज्ञता का नियम लागू होगा। राम के ईश्वर होने के कारण राम को बाली के सभी कर्मों का जोड़ आता है। इसका मतलब राम बाली के सभी कर्मों का मूल्यांकन करके उस मूल्यांकन के आधार पर बाली को पुरस्कार या दंड दे सकते हैं। भारत में यही नियम है कि जो आप कर्म करते हैं उसके आधार पर अगले जन्म में आपको या तो दंड मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा। इस आधार पर राम ने बाली का मूल्यांकन किया और मूल्यांकन के आधार पर न्याय करते हुए उसको कर्म नियम के आधार पर दंड दे दिया। इस तर्क से भी आप बाली के राम के द्वारा मारे जाने के नैतिक औचित्य को जस्टिफाई कर सकते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा का संबंध कुछ मूल्यों से होता है। मूल्यों में कुछ मूल्य उच्चतर होते हैं, कुछ निम्नतर होते हैं। राम ने उच्चतर मूल्यों की मर्यादा की रक्षा के लिए बाली का वध किया, ऐसा तर्क भी आप गढ़ सकते हैं। राम के खिलाफ जो तर्क जाएंगे वो यही होंगे कि जब दो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हो, दो पहलवान लड़ रहे, तो उन दोनों पहलवानों के बीच होने वाली लड़ाई में तीसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, छिपकर प्रहार नहीं कर सकता। कोई योद्धा लड़ाई में उस आदमी को तो पराजित कर सकता, परास्त कर सकता जो उससे सीधे लड़ रहा हो, लेकिन वो उस खतरे की संभावना को नहीं नजर में रख सकता जिसके बारे में उसको ज्ञात नहीं है।
तो बाली को छल से मारा गया। वहां छल का सहारा लेना नैतिक नहीं है। इस आधार पर रामचंद्र की आलोचना की जा सकती है। न्याय के कुछ दूसरे आदर्शों पर भी रामचंद्र की आलोचना की जा सकती है। तो दोनों तरफ के तर्क हैं। आप बाली के मारे जाने के लिए राम की आलोचना भी कर सकते हैं और समर्थन भी कर सकते हैं। शिवम यादव, शिवम नायर के सवाल में अगली बार लूंगा, समय ज्यादा हुआ आज। एक सवाल जो कल के फेसबुक लाइव पर किसी ने मुझसे पूछा था कि मार्क्सवाद में संपत्ति का निषेध नहीं है। कमेंट सेक्शन में था ये। और दूसरा कहा गया था कि सारे शिक्षक उदारवाद की अच्छाई बताते हैं। देखिए, जिनका भी सवाल है उनकी पहली बात तो कुछ हद तक सही है कि मार्क्सवाद में संपत्ति का निषेध नहीं है। मार्क्सवाद में माना जाता है कि जब तक दुनिया में वर्ग रहेंगे तब तक संपत्ति पर एक वर्ग का कब्जा रहेगा, उत्पादन के साधनों पर एक वर्ग का कब्जा रहेगा, जिसको बेस स्ट्रक्चर कहता है मार्क्स। जब क्रांति होगी तो क्रांति के बाद उत्पादन के साधनों पर मजदूरों का कब्जा हो जाएगा, तब भी कब्जा एक वर्ग का रहेगा। बस अंतर यह रहेगा कि पहले कब्जा शोषक का होता था, अब कब्जा शोषित का हो जाएगा। और फिर जब आखिरी अवस्था आएगी साम्यवाद, तब वहां उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण होगा, कम्यून का नियंत्रण होगा, समुदाय का नियंत्रण होगा, समाज का नियंत्रण होगा, किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। तो साझी संपत्ति की अवधारणा मार्क्सवाद में है। यह बात सही है। मार्क्स में पूंजी नहीं होगी तो निजी पूंजी जैसी चीज नहीं होगी। आपकी जरूरत की चीजें सब आपको मिलेंगी। उसको अगर आप संपत्ति संसाधन कहते हैं तो आप कह सकते हैं कि निजी संसाधनों पर मार्क्स का कोई ऐतराज नहीं है, बशर्ते उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण ना हो। मार्क्स की दुनिया में वस्तुएं होंगी, पूंजी नहीं होगी, क्योंकि हम अपने जीवन में वस्तुओं का उपभोग करते हैं। हमारे जीवन में पूंजी की उपयोगिता नहीं है। दूसरा सवाल उन्होंने उसे पूछा था और कहा था कि अगर सबको प्रशिक्षण दिया जाए, सबको समान अवसर दिया जाए तो सब बराबर क्षमता वाले बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि उदारवाद गलत है जो कहता है कि कुछ लोगों के पास जन्मजात रूप से ज्यादा क्षमता है। उनकी ये बात सही भी है और गलत भी है। आप एक क्रिकेट एकेडमी में 5 साल से या 6 साल के बच्चों को भर्ती कीजिए, सबको बराबर ट्रेनिंग दीजिए, सारे बच्चे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर नहीं बनेंगे। तमाम बार आपने अगर बास्केटबॉल देखा है तो बास्केटबॉल के तमाम महान खिलाड़ियों के बारे में सुना होगा, मैजिक जॉनसन का नाम सुना होगा। ये सब लोग अभाव से आए थे, इनको संसाधन नहीं मिले थे। तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं जहां लोग विपन्नता से आए। ध्यानचंद कोई संसाधन से आगे खेलना नहीं सीखे थे, ध्यानचंद में नेचुरल टैलेंट था। इसलिए आपकी यह बात कि हर आदमी बराबर होता है, अगर बराबर प्रशिक्षण दिया जाए, बराबर संसाधन दिए जाए तो सब बराबर हो जाएंगे, यह बात गलत है। आप बराबर प्रशिक्षण देके भी लोगों में बराबर योग्यता और बराबर दक्षता का निर्माण नहीं कर सकते। हां, फिर भी आपकी ये बात सही है कि दुनिया में सबको शिक्षा, कुछ बुनियादी चीजें समान रूप से मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर जो लोग संसाधनों का निर्माण कर सकें, उन संसाधनों के निर्माण को उनकी व्यक्तिगत पूंजी के रूप में मान्यता दी जा सकती है। तो आपकी आंशिक बात से मैं सहमत हूं कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला और गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की क्षमता में अंतर इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों को मिलने वाली सुविधाएं और संसाधन अलग अलग रहे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारे लोगों को एक बराबर सुविधा और संसाधन दे दी जाएगी तो दुनिया की असमानता खत्म हो जाएगी। इसका उदाहरण जो मैंने आपको दिया कि दुनिया में बहुत सारे गरीब लोग, संसाधन विहीन लोग दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति बने, जिनको कोई प्रशिक्षण नहीं मिला, जिनके परिवार में संगीत की ट्रेनिंग नहीं थी। कई बार ऐसे लोग संगीतकार बन गए। इसलिए आपकी यह बात पूर्णतया सही नहीं है। जिस दिन उदारवाद पर और चर्चा करूंगा उस दिन आपको बताऊंगा कि कैसे उदारवाद स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद नाम के एक सिद्धांत पर टिका हुआ है। उसको ठीक से समझ के आप उनके मत का समर्थन या खंडन कर सकेंगे। और एक और बात समझिए कि कल मैंने जिस उदारवाद की चर्चा की वो उदारवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में की। उदारवाद केवल आर्थिक सिद्धांत नहीं है,
उदारवादी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजारवाद और पूंजीवाद है, उदारवादी संस्कृति, उदारवादी राजनीति जिसमें लोकतंत्र है। उदारवादी लोकतंत्र नाम ही आपने सुना होगा, लिबरल डेमोक्रेसी। उदारवादी समाज, उदारवादी मूल्य। तो उदारवाद कोई एक चीज थोड़े। जिस संस्कृति में स्वतंत्रता है, पाबंदियां नहीं है, परंपराएं और रूढ़ियां नहीं, वो उदारवादी संस्कृति। जिस राजनीति में व्यक्तियों के पास अधिकार है, वो उदारवादी राजनीति। तो उदारवाद कोई एक बात नहीं है। आपके संविधान के जो फंडामेंटल राइट है समाजवाद से नहीं आए, उदारवाद से आए। अंबेडकर का झुकाव उदारवाद की ओर बहुत ज्यादा है। सारे फंडामेंटल राइट्स की संकल्पना उदारवाद से गढ़ी गई। आपके संविधान के फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए गए, उसी अमेरिका से जहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। आप देवी देवताओं की मूर्ति लगाते हैं, दुर्गा और राम की, अमेरिका में स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति लगी। स्वतंत्रता की अंग्रेजी लिबर्टी है और लिबर्टी पर खड़ी विचारधारा लिबरलिज्म है। इसी को उदारवाद कहते हैं। तो लिबरलिज्म एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इसलिए उसकी आलोचना इतनी आसान नहीं है। हाँ, फिर भी उदारवादी अर्थव्यवस्था की बहुत सारी आलोचना है और मैं उनसे सहमत हूं। उदारवाद ने आज दुनिया में पूंजीवाद का प्रसार करके मानवों के भीतर की संवेदना को कम कर दिया है। पैसा कमाने की होड़ में हम मशीन बनते जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में हमारा केवल एक ही मूल्य बचा है, जो भौतिकतावादी सुख से जुड़ता है। उदारवाद ने असमानताएं बहुत व्यापक रूप से बढ़ाई है। ये सब आपकी उदारवाद की आलोचनाएं सही हो सकती हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है कि हम किसी को बराबर ट्रेनिंग दे दें, दो लोगों को बिल्कुल बराबर ट्रेनिंग दें तो दोनों बिल्कुल समान क्षमता वाले बनकर आगे उसी क्षमता और कुशलता से वो काम कर सकेंगे। दुनिया में विभिन्नता है, लोग समान नहीं है। क्षमताओं के मामले में लोग पूरी तरह समान नहीं है। तो ये जो आज कुछ सवाल मेरे दिमाग में आए, किसी ने एक सवाल पूछा था एक कथन पर कि एक बच्चा अंधेरे में जाने से डरता है, हम उसको माफ कर सकते हैं। असली विडंबना तब है जब लोग उजाले से डरते हैं, वयस्क लोग उजाले से डरते हैं। देखिए, नीति शास्त्र एक विषय के तौर पर किसी के काम को अच्छा खराब तभी कहता है जब उस व्यक्ति को अच्छे और खराब का ज्ञान हो। जिसको अच्छे का ज्ञान ही नहीं, अज्ञानी आदमी को आप क्या बुरा कहेंगे? अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ जनजातियां आज इलाहाबाद आ जाएं या दिल्ली आ जाएं बिना कपड़े पहने हुए, जिनको कपड़े पहनने की नैतिकता का ज्ञान नहीं है, तो आप उनका मूल्यांकन ये कह के नहीं कर पाएंगे कि अनैतिक लोग हैं। उनको अनैतिक कहने के लिए पहले उनको यह ज्ञान करवाना जरूरी था कि कपड़े पहनना हमारी नैतिकता है। अब इस नैतिकता के अनुसार आपको आचरण करना चाहिए। फिर तब जब उस नैतिकता के अनुरूप वो आचरण नहीं करेंगे तब आप उनको अनैतिक कह सकेंगे। ठीक वैसे एक बच्चा अबोध है। आ का मतलब नहीं, बोध का मतलब ज्ञान। उसके पास कोई ज्ञान नहीं। जब कोई ज्ञान नहीं तो आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। जब उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते तो हर बात के लिए उसको आपको माफ करना पड़ेगा। कक्षा में अक्सर उदाहरण देता हूं कि एक 4 साल के बच्चे को आपने गोद में उठाया, एक 2 साल का बच्चा आपने गोद में उठाया, उसने आपका बाल खींच लिया। आप ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं कि बच्चा नॉटी है, ये नहीं कहते अनैतिक है, कहते शैतान है बच्चा। लेकिन आप एक 23 साल के मित्र से अपने मिले, गले मिले, उसने आपका बाल पकड़ के हिला दिया, जोर से खींच लिया, आप कहेंगे बड़े अनैतिक हो तुम। 23 साल के आदमी का आपने मूल्यांकन किया, 2 साल के बच्चे का मूल्यांकन नहीं किया, क्योंकि 2 साल का बच्चा अभी जानता ही नहीं कि बाल पकड़ना, खींचना क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए जो बालक है उसको हम इसलिए माफ कर देंगे, अगर वो अंधेरे में भी है, अंधेरे का मतलब अज्ञान में, इसलिए माफ कर देंगे कि उसको नैतिक आदर्शों का ज्ञान नहीं। लेकिन जो लोग देखते हैं कि ज्ञान का प्रकाश फैला है, समझ रहे हैं कि हम इस ज्ञान को हासिल करें तो हमारी समझ बदल जाएगी, फिर भी वो ज्ञान में जाने के लिए तैयार नहीं है, उनको माफी नहीं मिल सकती। वयस्क लोग अगर उजाले में जाने से डर रहे हैं, ज्ञान को स्वीकार करने के तैयार नहीं हो रहे हैं, उनको माफ नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह सवाल नैतिक उत्तरदायित्व का था कि नैतिक उत्तरदायित्व की शर्तें क्या होती हैं।
किन लोगों को नैतिक उत्तरदायित्व के दायरे में लाया जा सकता है और किन को नैतिक उत्तरदायित्व के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इस कथन के माध्यम से आपसे एग्जामिनर, जिसको नैतिकता की पूर्व दशाएं कहते हैं, प्री कंडीशन ऑफ मॉरलिटी, उस पर आपकी समझ परखना चाहता था। आज के इस चर्चा में हम लोग यही रुकेंगे। कल की जो फेसबुक लाइव होगी उसमें मैं दर्शन शास्त्र पर चर्चा करूंगा। उस चर्चा में भी दर्शन शास्त्र क्या होता है, धर्म दर्शन से शुरुआत करूंगा। भगवान होते कि नहीं होते, भगवान होता कौन है, ईश्वर है कौन, ईश्वर है कि नहीं है, इसके समर्थन में विवाद और बहस क्या है, और दर्शन के कुछ सवाल स्टूडेंट्स ने भेजे हैं 4-5, उन पर चर्चा करूंगा। परसों फिर से नीति शास्त्र की कक्षा में जब लौटूंगा तो अब तक जितने सवाल आपने भेजे, जिनमें गांधी और अंबेडकर के जाति का सवाल एक स्टूडेंट ने भेजा है, 2 कथन भेजे गए हैं, राघवेंद्र सिंह का एक सवाल है एटीट्यूड के फॉर्मेशन और उसके कार्यों को लेकर। उस तरह के कुछ सवालों पर मैं कोशिश करूंगा कि चर्चा करूं, और नैतिक बनाने के संदर्भ में जो आज दुविधाएं और बाधाएं बताई हैं, इन्हीं बाधाओं के समाधान, कुछ नैतिक विचारधाराएं, उनका स्पष्टीकरण देते हुए बात आगे बढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।